हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए। दृष्टि की ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। टेस्ट 1 के हम लोगों ने 48 क्वेश्चन अभी तक किए हैं, ठीक है, 2 पार्ट में। ये पार्ट नंबर 3 रहेगा, 49 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इस वीडियो में पूरा कर लेंगे, 150 तक कर लेंगे। देखिए, हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं या फिर ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चार्टर एक्ट भी पढ़ते हैं और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये चार्टर एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इन दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हम लोग बस जान लेते हैं। चार्टर एक्ट का संबंध सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के काम से होता था, ठीक है। कुछ बदलाव करने हैं, कुछ इनके रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करने हैं, तो चार्टर एक्ट लाए जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं 1813 में क्या क्या बातें हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है 1813 के चार्टर एक्ट में, जो रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मोनोपोली, है ना। कि कंपनी की मोनोपोली यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए, 1813 से पहले ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका वर्चस्व था ट्रेड में। तो जो ब्रिटिश मर्चेंट थे या फिर ट्रेडर थे, तो इनको दिक्कत हो रही थी कंपनी की मोनोपोली की वजह से। ये भी चाह रहे थे अपना हिस्सा। तो इन ब्रिटिश मर्चेंट और ट्रेडर्स ने यहाँ पे डिमांड की थी, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। तो इनको एशिया में या फिर इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, मोनोपोली उसकी जो थी, तो उसको पहले ख़त्म करना था, तभी इनका हिस्सा बन पाता। तो 1813 के एक्ट में यही था कि कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन चाइना के साथ कुछ बिजनेस थे, ठीक है, जैसे ओपीएम का, है ना, ओपीएम का बिजनेस बरकरार रहा, चाय का बिजनेस बरकरार रहा। यानी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चीन तक तो बरकरार थी, ठीक है। चाय के मैटर में मोनोपोली थी कंपनी की, बनी रही, मतलब 1813 से टूटी नहीं। ओपीएम में भी मोनोपोली रही, लेकिन बाकी जो ट्रेड थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें मोनोपोली खत्म हो गई। क्लियर है इतनी बातें। ये जो एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1813 के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है ये मिशनरी के बारे में। क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, इनको अलाउ कर दिया गया था इंडिया में आने के लिए, ठीक है, कि आप आइए, आप अपना धार्मिक कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर इन लोगों ने क्या कांड किया, ये सब हम लोग जान रहे हैं, है ना। यहाँ पे फिर धर्मांतरण वाले बहुत ज़्यादा सीन हुए, और इसके अलावा कुछ रिलीजियस रिफॉर्म भी हुए थे, सोशल रिफॉर्म भी हुए थे 1813 से। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया। ये बात गलत है। ये बात हुई थी 1793 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, 1813 से नहीं। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का और ओपीएम का व्यापार बरकरार रखा। यहाँ पे मोनोपोली बची रही इनकी। दूसरी बात सही है। तीसरी बात है 1793 के चार्टर अधिनियम के अनुसार बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया। ये काम हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट से, ठीक है, ये 1793 से नहीं। सी पॉइंट भी गलत है। डी पॉइंट में लिखा है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जो हुआ करते थे, द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्य यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो वर्क हुआ करते थे, फंक्शंस हुआ करते थे, इनको अलग कर दिया। ये काम तो 1853 में ही हो गया था, ठीक है, 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें। तो डी पॉइंट भी गलत है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे गलत जो सही नहीं है वो तो ए, सी और डी तीनों हो गए, बट ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया नहीं, तो इसको क्या माना जाए फिर। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे नहीं पूछा है, सही ही पूछा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा। देखें 50वां क्वेश्चन क्या है। कारावार में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आसान भी है। कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ये तो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट रहे, है ना। जेल किसकी वजह से हुई थी। 1883 में इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में एक रिमार्क कर दिया था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, ठीक है। एक जज साहब थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनकी आलोचना की थी, और आलोचना करने की वजह ये थी कि बंगाल के जो लोग थे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, उन धार्मिक भावनाओं के प्रति ये सेंसिटिव नहीं था, ठीक है। इसलिए इन्होंने उस जज की अपने न्यूज़पेपर में इंसल्ट की थी। देखें 51, बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है। नवपाषाण युग लिखा हुआ है और अस्थि निर्मित औजार यहाँ पे
पूछे गए। न्यूलिथिक एज के बारे में पूछ रहे हैं। जगह का नाम भी लिख दिया बुर्जहोम, और बुर्जहोम है कहाँ, बस इतना बताना है। बोन मेड टूल्स जो थे, ठीक है, बुर्जहोम से मिले हैं, और बुर्जहोम ये जम्मू कश्मीर में लाई करता है। आसान है। 52 देखिए, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? ये भी आसान प्रश्न है। सबसे लघु वेद है सामवेद, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अनुष्ठान संबंधी अनुप्रयोग वगैरह हैं, और कर्मकांड वाले यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे रिचुअल्स हैं। और सबसे बड़े के बारे में पूछा जाए तो ऋग्वेद है, ठीक। 10 मंडल हम लोग पढ़ते हैं, 1028 सूक्त पढ़ते हैं ऋग्वेद में। 53 में है, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है मध्य पाषाण युग, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड में जो शैल चित्र हुआ करते थे, हम लोग मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पढ़ते हैं ना, भीमबेटका पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ पढ़ते हैं, मिर्ज़ापुर पढ़ते हैं। ये सब जो स्थान जुड़े हुए हैं मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो शैल चित्र हैं, यानी पत्थरों पे जो चित्र बने हुए हैं, ये लाई करते हैं भीमबेटका में, आदमगढ़ में मिलते हैं, प्रतापगढ़ में मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में मिलते हैं, ठीक है। 54 में पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? यहाँ पे जानकारी लिखा है, ठीक है। जानकारी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कोई जानवर एग्जिस्ट नहीं करता था। बिल्ली है, ऊँट एग्जिस्ट कर रहा है, गधा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो शेर भी एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, लेकिन जानकारी नहीं थी। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। देखें 55, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? सबसे उत्तरी स्थल बताइए। नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है इंडियन, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्या पढ़ते हैं? सबसे नॉर्थ में मांडई है, जम्मू कश्मीर में है। नॉर्थ की बात हुई, साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में दैमाबाद है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा मिलेगा सबसे पश्चिमी स्थल, यानी वेस्ट मोस्ट जो है, ये सुतका गेंडोर हम लोग पढ़ते हैं, ये भी सही है। तो ये तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे है, ठीक। और सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट जो साइट है वो हम लोग पढ़ते हैं आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर, तो ये भी सही है। सुतका गेंडोर, सॉरी, ये सी ऑप्शन में सुतका गेंडोर नहीं लिखा है, इसको जल्दी जल्दी में सुतका गेंडोर समझ लिए। ये सुरकोटदा है, ये अलग साइट है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जो साइट है वो सुतका गेंडोर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मैच है। यहाँ सुरकोटदा की जगह क्या होना चाहिए? सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। चलिए 56 देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? लोथल, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है, साइट है, और साथ में पोर्ट भी था, है ना, बंदरगाह। लोकेशन देखेंगे आप इसकी गुजरात में तो समझ में आ जाएगा। इस स्थल को खोजा किसने था? इस स्थल को खोजा था प्रोफेसर SR राव के द्वारा, ठीक है, राव के द्वारा ही खोजा गया था। तो जब उत्खनन हुआ तो पाया गया कि ये जो बंदरगाह था ये ईंटों से बना हुआ था, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है, यानी ये जो आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं था लोथल। पहला पॉइंट पढ़िए, याकैम्बी की खाड़ी के पास स्थित एक पोर्ट था, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इसका उत्खनन राव साहब ने किया, ठीक है। या एक प्राकृतिक बंदरगाह था, ये गलत बात है, ठीक है। कैसा था? आर्टिफिशियल पोर्ट था, ये ईंटों से बना हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था, ये भी ठीक है। यहाँ पे गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखें 57, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र की बात हो रही है। पाटलिपुत्र कहाँ पे? जल्दी से होमवर्क बताइए। यहाँ पे जो बौद्धा काउंसिल हुई थी, ठीक है, कौन से नंबर की पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय पे समिति का अध्यक्ष कौन था, और शासन किसका था, ठीक है, ये कमेंट करके जल्दी से बताइए। पाटलिपुत्र में किले का निर्माण कराया था अजातशत्रु ने, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि यहाँ पे किले का निर्माण तो ठीक है, ये अजातशत्रु ने करवाया, अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन थे। तो अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र को शहर के रूप में किसने विकसित किया था, तो ये उनके बेटे हो जाते हैं, उदयन, ठीक है। चलिए 58 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकापियम के संबंध में सही नहीं है? हर बार ही पढ़ते हैं ना, हर टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। अगर आपको संगम पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, तो ये किताब सबसे बढ़िया बताती है, तोलकापियम। तोलकापियम एक ये तमिल ग्रंथ है, ठीक है, तमिल साहित्य है, तमिल लिटरेचर है, सबसे प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है, और इसकी रचना करने वाले हैं तोलकापियार। तोलकापियार द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। तो यह पहला ऑप्शन है यहाँ पे, तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, पहली बात सही है। यह तमिल व्याकरण की एक रचना है, ये भी सही है। संगम काल की पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानकारी देता है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन में गलत लिखा है,
रचनाकार गलत लिखे हुए हैं। रचनाकार कौन है? तोलकापियर साहब हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? इलांगो आदिगल। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, बट इनकी रचना भी जानना जरूरी है। इनकी रचना का नाम है शिलप्पातिकारम। ठीक है, शिलप्पातिकारम ये कहानी है बेसिकली। कोवलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, कोवलन की कहानी। कोवलन एक व्यापारी था, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। देखें 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? गुप्ता एज कॉइन्स के बारे में बताइए। गुप्तकालीन से तो एक मंदिर तुरंत याद आता है हम लोगों को, ललितपुर का, है ना। कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर ना, दशावतार पूछा जाता है क्वेश्चन, दशावतार मंदिर। पढ़े पहली बात, चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ये सारी बातें गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में हैं। ठीक है, सही है, पहला पॉइंट सही है। सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ये भी गुप्तकालीन सिक्कों की विशेषता है। गुप्तकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। ये बहुत कठिन स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर यही है, सी ऑप्शन। ठीक है, गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, खराब थी। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, ये बात भी ठीक है। ये विशेष प्रकार से इनका मतलब है कि कुछ इमेजेस वगैरह सिक्कों पे डालते थे जो उनकी यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे स्तंभ से बंधा हुआ घोड़ा का जो चित्र है वो सिक्कों पे डाल दिया, है ना, सांप का शिकार करते हुए, ये सारी चीज़ें। तो इसी ऑप्शन के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। 60वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था? आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा पढ़ते रहते हैं। महादंड नायक न्यायाधीश को बोला जाता था, चीफ जस्टिस को। ठीक है, ये जो प्रमुख कमांडर हुआ करता था, कमांडर इन चीफ, इनका नाम था महाबलिधिकृत, इनको बोला जाता था। ये चारों फैक्ट याद रखिए। महादंड नायक, चीफ जस्टिस सीख लिया। महाबलिधिकृत प्रमुख कमांडर को बोला जाता था। दंडपासिक कई बार पूछा है, यूपीपीसीएस ने इसको पूछ लिया है, कई बार पूछ लिया है। दंडपासिक ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, और एक और यहाँ पे पोस्ट हुआ करती थी अग्रहारिक। अग्रहारिक ये दान विभाग का मुखिया होता था। ठीक है, चलिए 61 देखें। 61 में निम्नलिखित शासकों में नागानंद नाटक का लेखक कौन था? आसान आसान से प्रश्न। एक हम लोग पढ़ते हैं रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा नागानंद। ये तीनों नाटक हैं और तीनों नाटक ये उन्होंने खुद लिखे हैं। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 62 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? पहली बात, अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में, ये राष्ट्रकूट राजवंश से संबंध रखता है। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का ये शासक हुआ करता था। पहली बात यहाँ पे सही लिखी है। ये जैन धर्म का अनुयायी था, ना कि शैव धर्म का। फॉलो किसको करता था? जैन धर्म को। यहाँ पर शैव मत लिखा है, दूसरी बात गलत हो गई। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कभी राजमार्ग, ये जो रचना थी ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमोघ वर्ष प्रथम हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट को आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक, उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण कराया था, ये भी सही है। दूसरी बात यहाँ पे बस गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 63 देखें, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इजी क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी से इसको निपटा लीजिए। ये कराया गया था निर्माण राज राजा प्रथम के द्वारा। और इन्हीं के आर्किटेक्चर में हम लोग द्रविड़ स्टाइल जो थी मंदिरों को बनाने की, ये पढ़ते हैं। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर पढ़ते हैं, तंजौर के मंदिर पढ़ते हैं, गंगे कोंड चोलपुरम में जो शिव मंदिर है उनको पढ़ते हैं। तो अगर शैली पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तब करेंगे। ठीक है, अब पुरानी टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है ये जो स्टाइल हुआ करती थी चोल वंश की आर्किटेक्चर में, इनको देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है। देखें 64 में पूछा है, ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सभा और समिति के नाम से दो संस्थाएं पढ़ते हैं, है ना। ये जो सभा होती थी ये वृद्धजनों की सभा होती थी और एक काउंसिल हुआ करती थी समिति। ठीक है, यानी दो ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सभा थी एक समिति थी। सभा ये जो संस्था थी इसके मेंबर वृद्ध लोग रहते थे। ठीक है, वृद्ध लोग। और समिति के जो मेंबर रहते थे ये आम लोग थे, पहली चीज़। और इसको चेयर करने वाला, सभा को चेयर करने वाला जो इंसान था उसे बोलते थे सभापति, और समिति को चेयर करने वाला इसको बोलते थे सिर्फपति। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे वृद्धजनों द्वारा शासन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ये जो सभा हुआ करती थी यही राजा का प्रशासन संबंधी काम वगैरह और सलाह वगैरह देती थी। ये एक तरह से कोर्ट की तरह भी काम करती थी। ठीक है, क्रिमिनल मैटर जो रहते थे उन पर सुनवाई भी कर लेती थी। इस तरीके के कार्य हुआ करते थे। लेकिन 65, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग यानी आयरन एज के चित्रित भूरे मृदभांड जो हैं
संस्कृति से संबंध में कौन सा सही नहीं। पहली बात लिखिए, इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ठीक बात है। ये चित्रित भूरे मृदभांड स्थल जो है ये बता रहे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहे हैं पूर्वी यूपी, बिहार और निकटवर्ती इलाकों में स्थित है। ये दूसरा पॉइंट गलत है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास यहाँ पे ये मिलते हैं। तो दूसरी बात गलत हो गई। तीसरी बात है, इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। ये बात सही है। इस काल में कई जनजातीय समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे गलत पूछा था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, इनका बस डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, ये पूर्वी यूपी, बिहार से संबंध नहीं रखती है ये कल्चर, ये रखती है वेस्ट यूपी से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो क्षेत्र। 66 देखें, उपनिषद हैं, उनको डिस्क्राइब करना है कौन से उपनिषद में कौन सी बात है। जो सबसे आसान उसी को देख लीजिए, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत का जो मंत्र है ये कहाँ पे मिलता है, ये मुंडक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, डी का 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में देखिए डी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो उत्तर तो हम लोगों को मिल गया, बाकी मिला लेते हैं। आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, ये आपको ऐतरेय उपनिषद में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें, मंत्रों का लय और जाप ये छंदोग्य में है, और नचिकेता यम ये तो बहुत आसान है, कठोपनिषद में है ना, सी ऑप्शन सही है। यानी ये लाइन से मिले हुए हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 देखें, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात कहा जाता था। देखिए 4 ऑप्शंस, मौर्य साम्राज्य के ये शासक हैं। करेक्ट आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात बोला गया है। ये पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें लिखा है। ठीक है, खासतौर से जो लेखक होते थे, लेखक लोग इन नामों से इनको संबोधित करते थे। जैसे यूनानी लेखक की अगर बात करें तो वो ये जो बिंदुसार था, बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से संबोधन किया जाता था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अमित्रोचेट्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बिंदुसार। बृहदत्त के बारे में क्या पढ़ते हैं, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, 68 देखें, वैसे अमित्र घात का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का हत्यारा, शत्रुओं का नाश करने वाला। 68 में मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना। भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों का जो एक वर्ग था इसको बोला जाता था एग्रोनोमोई। और दूसरी बात आपको याद रखना, इन करों के नाम मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली में जो टैक्सेशन था उनके नाम जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखें इनको, एक नाम था, एक कर का नाम था पिंडकार, दूसरे यहाँ पे टैक्स का नाम था हिरन, और एक टैक्स का नाम है कारा। इनके भी नाम ध्यान रखना, ये मौर्यकालीन राजस्व प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, मौर्यकाल से संबंधित है। देखें 69, बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया। पहले तो ये बेसनगर बताइए, बेसनगर कहाँ पे, ये विदिशा में है। विदिशा एक जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये जो बेसनगर स्तंभ शिलालेख है ये बनवाया था हेलियोडोरस ने। ठीक है, तो ये इसी ने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 70 देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनांडर जो था इसके बारे में बताएं। पहली बात है, उसकी राजधानी साकल में थी। साकल ये जो वर्तमान सियालकोट है पंजाब का, ठीक है, ये है। पहली बात सही है। मेनांडर राजा था। और नागसेन कौन थे, नागसेन ये बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध लेखक थे। और मिलिंद पन्नु में जो डिस्क्रिप्शन है ये लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म, मिलिंद पन्नु, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। जो भी प्रश्न पूछे गए थे राजा मिलिंद के द्वारा नागसेन से, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे कलेक्शन है मिलिंद पन्नु में। दोनों बातें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। देखें 71, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था। कुषाण वंश का एक शासक हम लोग पढ़ते हैं कनिष्क, है ना। जल्दी से बताइए, बौद्ध काउंसिल बताइए, कौन सी बौद्ध काउंसिल इनके शासनकाल में हुई थी। चौथी होती ना, चौथी। कहाँ पे, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कुषाण वंश के एक शासक तो हम लोग कनिष्क पढ़ते हैं, और भी यहाँ पे शासक जो हैं वो 4 ऑप्शन में लिखे हैं, कुजुल, कटफिसेस और बिम कटफिसेस। स्वयं को माहेश्वर घोषित करने वाला था बिम कटफिसेस। ठीक है, इसका और कार्यकाल देखें तो ये 64 AD से 78 AD के बीच में इसका कार्यकाल रहा। 72, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो बड़ी कठिन क्वेश्चन है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस शिलालेख में कुछ बातें लिखी हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, PCS ने कई बार पूछा है कि
किस शासक को शकों, पल्लवों और यवनों का संहारक बोला जाता है, विनाशक बोला जाता है ना। सातवाहनों के गौरव को पुनर्स्थापित करने वाला बोला जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें सातवाहन शासक जो हुआ करता था गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये उसके बारे में है, ठीक है। ये जो शिलालेख है, ये शिलालेख इनकी माता जी ने बनवाया था। इनकी माता जी का नाम गौतमी था, उन्हीं के नाम पे इनका भी नाम है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस अभिलेख में भाषा पूछा गया है, तो भाषा है प्राकृत, ठीक है। चलिए 72 हो गया। 73 देखें, संगम युग में भूमि विभाजन और भूमि के प्रकार। ये राजस्व प्रणाली के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर पहाड़ी भूमि की बात करें तो पहाड़ी भूमि को बोला जाता था कुरुंजी, रेगिस्तान भूमि को पाले बोला जाता था, देहाती को मुरलाई बोला जाता था और तटीय भूमि को नैथल बोला जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप मिला लीजिए। ये पहाड़ी भूमि के लिए 2 हो जाएगा, रेगिस्तान के लिए, पाले के लिए यहाँ पे रेगिस्तानी मरुस्थल, ठीक है, 1 हो जाएगा। मुरलाई देहाती यानी ये पास्टरल जो लिखा है चारागाह 3 हो जाएगा, और नेथल के लिए तटीय यानी 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखें 74, पांड साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। पांड साम्राज्य का जो एम्बलम था वो था मछली, ठीक है। अगर चोल साम्राज्य का पूछा जाए, चोल साम्राज्य का जो एम्बलम है वो बाघ था, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाघ। ये चोल के बारे में सही है। और धनुष जो है ये चेर डायनेस्टी का हुआ करता था, चेर। देखिए 75, मौर्योत्तर काल में श्रेणी ये जो थे ये क्या थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो हुआ करते थे मौर्योत्तर काल में, इनको श्रेणी बोला जाता था, ठीक है। इनका एक नाम और है गिल्ड, ठीक है। गिल्ड, गिल्ड के नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर श्रेणी के नाम से पूछा जा सकता है। 76 में, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इन इतिहासकार का नाम है B.A. स्मिथ, ठीक है। यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया। चंद्रगुप्त का ये बेटा था, पुत्र था। और इनके काल में एक कवि के बारे में पूछा जाता है ना, हरिसेन, दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन के नाम से। चलिए 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बरहमहीर द्वारा लिखी गई है। आसान सा क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बी ऑप्शन राइट है। इन्होंने 3 रचनाएं की। देखो ये इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं, वैसे भी ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, है ना। तो एक पुस्तक इनकी पंच सिद्धांतिका है, दूसरी पुस्तक है बृहद संहिता और तीसरी पुस्तक है बृहद जातक। और इन तीनों किताबों पर अलग विषयों पर चर्चा की गई है। पंच सिद्धांतिका में ये गणितीय खगोल विज्ञान की चर्चा है, बृहद संहिता में ज्योतिषी के बारे में चर्चा की गई है, और जो सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स वगैरह लगते हैं, वर्षा, बादल, ये सारी चीज़ें, मोशन ऑफ प्लैनेट, इन सब पर चर्चा की गई है। बृहद जातक में ये वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, ठीक है। चलिए, और ये किसके काल में थे, बारहमीर, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, ठीक है, गुप्त शासक। देखें 78, अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस बाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे। और ये चारों ऑप्शन में ये बाकाटक डायनेस्टी के ही राजाओं के नाम लिखें, बिंदशक्ति, हरिसेन, प्रवरसेन, रुद्रसेन, प्रथम। ये जो अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस बाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए, इसका उत्तर है हरिसेन के द्वारा। देखें 79, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। और ये जो आप शब्द देख रहे हैं भुक्ति, इसके बारे में कई बार पूछा है, सेपरेट पूछा है भुक्ति के बारे में कि ये भुक्ति गुप्त साम्राज्य के काल में ये क्या था। प्रोविंस बोला जाता था इसको, ठीक है, प्रोविंस को ही भुक्ति बोलते थे। और ये जो विषय लिखा है, विषय का मतलब था डिस्ट्रिक्ट, जिला। और ये जो बिथी लिखा है, बिथी का मतलब है सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, कस्बा टाइप का समझ लीजिए आप, सब डिस्ट्रिक्ट। और ग्राम तो ग्राम समझ ही रहे हैं, तो अब आसान हो गया। सबसे छोटी इकाई ग्राम हो गया, फिर सब डिवीज़न हो गया, या सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर प्रोविंस हो गया, ठीक है। तो ये कोडिंग हम लोगों की बन गई। छोटी इकाई से बड़ी इकाई चलना है ना। तो 2 हो गया सबसे पहले, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया। तो 1 लास्ट में इन दोनों ऑप्शन में है, और हम लोगों का ऑप्शन ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है। चलिए 80 देखें, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं। एक इंसान के बारे में तो हम लोगों ने भी पढ़ा, बरहमहीर। और ये जो बीज गणित के जनक हैं, भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री आर्यभट्ट प्रथम, ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम। शून्य का आविष्कार इन्होंने किया था। और क्या बात इन्होंने बताई थी, ये ऑर्बिट के बारे में इन्होंने बताया था, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है ये भी बताया था। और जो 365 दिन का समय लेती है परिक्रमा करने में, है ना, पृथ्वी, ये भी इन्होंने लगभग सटीक ही बताया था। इन्होंने जो टाइम बताया था वो लगभग सटीक बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है।
देखें 81 निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। गांधार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पांचाल भी पढ़ते हैं, कंबोज भी पढ़ते हैं, कौशाम्बी नहीं पढ़ते। कौशाम्बी तो कैपिटल हुआ करती थी, एक महाजनपद वत्स के नाम से था, है ना, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, महाजनपद नहीं था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो गया। देखें 82 में क्या है, महाजनपद से ही क्वेश्चन है और संबद्धकार पूछा है। महाजनपद के जो अधिकारी हुआ करते थे, व्यवहारिक जो पोस्ट हुआ करती थी, इसका काम था ये न्याय से, ठीक है। सर्वार्थक ये हुआ करता था सामान्य मामले, जनरल अफेयर्स। गणक से यहाँ पे गणना करने वाला है, ऐसे समझ लीजिए, तो ये मुख्य लेखाकार हो गया, चीफ अकाउंटेंट। और भाग दुख जो लिखा है ये भाग का संग्रह करने वाला होता था, ठीक है, कलेक्शन ऑफ भागा, डी का 3। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का बन गया। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछ लेगा सर्वार्थक जो अधिकारी होता था ये किस काल से संबंधित है, तो महाजनपद याद होना चाहिए। गणक के बारे में ऐसे ही पूछ लेगा, है ना। तो तमाम तरीके से तोड़ मोड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखें 83 तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे। आ जाइए अब विजयनगर साम्राज्य पर, है ना, कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यदा इन्हीं ने लिखी थी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखें 84 तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, कई बार पढ़े होंगे। ये चोल मूर्ति कला है, ठीक है, ये चोल मूर्ति कला है। देखिए 85 निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हर्षचरित है, पार्वती प्रणय है, मयूर शतक और वाक्य प्रदीप। ये चारों इंपॉर्टेंट है बट आसान है। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, हर्षचरित भी लिखा गया है और पार्वती प्रणय। ऑप्शन 1 और 2 सही है। हर्षचरित के बारे में हम लोग परिचित थे, आपको पार्वती प्रणय भी याद रखना है, ये भी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन में लिखा है सी ऑप्शन में मयूर शतक, ये मयूर के द्वारा लिखा गया है। और वाक्यापदी ये जो है ये एक दरबार लेखक, दरबारी कवि हुआ करते थे, मतंग दिवाकर, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बी ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 में जो पार्वती प्रणय लिखा है, क्योंकि बाणभट्ट के द्वारा अक्सर हम लोग हर्षचरित पढ़ते हैं, तो साथ में पार्वती प्रणय भी याद रखना है, ठीक है। ये किसके काल में थे बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के काल में थे। इनका कार्यकाल हुआ करता था 606 ईस्वी से 647, ठीक है, ईस्वी यानी एडी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, 1 और 2 सही है। देखें 86, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे हर्षवर्धन का यहाँ पे चर्चा हुई है, तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे, जिसमें से एक प्रियदर्शिका है, दूसरी रत्नावली है और तीसरी नागानंद है। ये तीनों आपको नाटक याद रखना है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कई बार पढ़े होंगे, बस मैं रिकॉल करा रहा था। देखें 86 देखें, आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे गलत बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखें पहला स्टेटमेंट है अजमेर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। ये बात तो ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है इनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, लेकिन ये मस्जिद दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, अजमेर में नहीं। तो पहली बात गलत होगी, ऑप्शन ए राइट है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ये बात भी सही है। पूरा निर्माण की अगर बात करें तो वहाँ पे फिर इनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा पूरा कराया गया था इसका काम। और किसके मेमोरी में ये इसका निर्माण कराया गया था, बख्तियार काकी थे एक सूफी संत, उन्हीं की स्मृति में कुतुब मीनार का यहाँ पे निर्माण कराया गया था। ये ऑप्शन भी ठीक है। उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता था। हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। ये तीनों बातें सही हैं BCD में, ये बात गलत थी, ठीक है, गलत पूछा था तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। देखें 87 देखें एकता प्रणाली, ये भी आसान है। पहला ऑप्शन है कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी, ये बात ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, ये प्रणाली जो थी ये वंशानुगत नहीं थी, ठीक है, वंशानुगत नहीं थी। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। बेसिकली एकता प्रणाली यही थी जो सी ऑप्शन में लिखा है। डी ऑप्शन है इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की, ठीक है, ये बात। यहाँ पे गलत कौन सा था, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इल्तुतमिश का टाइम फ्रेम आप जान रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इल्तुतमिश की यहाँ पे चर्चा हुई है, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम वंश से। इसी को मामलुक वंश भी बोला जाता है, ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। शुरुआत कहाँ से होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, किया जाता है इस डायनेस्टी को। 1206 में एंट्री करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और 1210 तक रहते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो हम लोग पढ़ के रखे ही हैं।
1206 से 1210 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं 1211 से 1236 तक, ठीक है। फिर इसके बाद जल्दी से बताइए, इसके बाद फिर रजिया सुल्तान आती हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, इनका कार्यकाल छोटा ही रहता है। फिर आ जाते हैं बलबन, ठीक है। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287। मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दूँ किस किस का काल है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, चलिए मेंशन कर दे रहा हूँ। ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। ये इल्तुतमिश हो गया, इतने से समझ लेंगे ना, ठीक है। ये रजिया सुल्तान हो गया, और 1266 से 1287 ये बलबन हो गया, ठीक। पहले पूरा टाइम जान लीजिए स्लेव डायनेस्टी का, तो आइडिया लग जाएगा। 1206 से 1290 तक, ठीक है। तो 1287 तक तो हम लोग पहुँच ही गए। अभी 3 साल का क्या सीन है, 3 साल के लिए आते हैं मोहम्मद कैकाबाद, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कैकाबाद पे, कैकाबाद, मोहम्मद कैकाबाद इनका नाम था। 1286 से या 1287 से 1290 80 तक इनका कार्यकाल रहता है। पूरा 1290 स्लेव डायनेस्टी हो गया, ठीक है। और अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी, है ना, उसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, इसके बाद लास्ट में है लोधी डायनेस्टी, जिसमें से हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। खिलजी डायनेस्टी का कार्यकाल सबसे कम था और तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। अगर दिल्ली सल्तनत में पूछे कि किसका कार्यकाल किस डायनेस्टी का था, तो तुगलक डायनेस्टी लगा देना, सबसे कम खिलजी डायनेस्टी का लगा देना। आसान सा प्रश्न है। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान, ठीक है। सैयद वंश यानी दिल्ली सल्तनत की जो चौथी डायनेस्टी थी, यहाँ पे जो चौथी डायनेस्टी थी। देखें नेक्स्ट, देखें 89 देखें। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर के बारे में बताइए जल्दी। यहाँ पे मुगल साम्राज्य आ गया। इनके जो 4 फेमस युद्ध रहे हैं, वॉर रहे हैं, वो तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं ना। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना, याद आ रहा, वैसे जान रहे होंगे आप लोग। पान खा चल घर, है ना, पान खा चल घर। पान से यहाँ पे पानीपत हो जाता है 1526, खा से यहाँ पे खानवा का युद्ध हो जाता है ये 1527। ये लगातार ही हुए हैं, ठीक है, हर साल हुए हैं। और चल से चंदेरी हो जाता है, ये 1528 की बात है। और घर से घाघरा की युद्ध हो जाता है 1529, और 1530 में इनकी मृत्यु ही हो जाती है। और क्या खास बात है इन चारों युद्धों के बारे में, ये चारों ही युद्ध बाबर के द्वारा जीते गए थे, ठीक है। पहला युद्ध जो 1526 में हुआ, पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। खानवा के युद्ध हुआ 1527 में, यहाँ पर राणा सांगा थे। 1528 में यानी तीसरे नंबर का चल यानी चंदेरी, चंदेरी में कौन था, यहाँ पे मैदनी राय थे, ठीक है, राजपूत शासक मैदनी राय थे। और 1529 में यहाँ पे महमूद लोदी थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिखा है इनके बारे में, वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी था। क्या होना चाहिए यहाँ पे, अहरार का अनुयायी था। देखिए यहाँ पे 1-2 बातें कही जाती हैं बाबर के बारे में कि ये ठीक है कट्टर नहीं था, ये फैनेटिक नहीं था, कट्टर नहीं था, और ना ही ये धार्मिक लोगों के चंगुल में था। हाँ लेकिन फॉलोवर जरूर था। फॉलोवर किसके थे, यहाँ पे उनका नाम लिखा है, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात सही लिखी है। दूसरी बात है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध यानी तीसरे नंबर वाला। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, यहाँ पे 1527 लिख रहे हैं, है ना, तो ये बात तो गलत ही हो गई। तो यहाँ पे केवल एक सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्जन, देखिए इंग्लिश वर्जन में दूसरे स्टेटमेंट में 1527 मेंशन नहीं है। बैटल ऑफ चंदेरी वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड मैदनी राय द राजपूत रूलर ऑफ मालवा, इतना ही लिखा है। 1527 को मेंशन नहीं किया, इस वजह से इंग्लिश वर्जन में दूसरा भी सही है, पहला तो सही है ही। तो इंग्लिश वर्जन के हिसाब से सी ऑप्शन सही है, हिंदी वर्जन के हिसाब से ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 90 देखिए, 90 में क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए। हुमायूं ने लाहौर में जवाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको ध्यान से पढ़ा कीजिए। हो सकता है लाहौर में गलती हो सकता है यहाँ पे नाम गलत लिखे हो। तो ये जो जमाली मस्जिद है और ईसा खान मस्जिद है, ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, लाहौर में नहीं है, ये बात गलत हो गई। दूसरी बात है शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी के समय मौजा, मौजा का मतलब गांव होता था, ठीक है, गांव, ये ध्यान रखना है। ये अलग से ही पूछा जा सकता है कि मौजा शब्द जो है प्रशासन संबंधी जो शब्द है, ये किस डायनेस्टी से संबंधित है या किस शासक से संबंधित है, इस तरीके से कुछ फ्रेम करके पूछा जा सकता है। तो मौजा प्रशासन का निम्नतर स्तर है, ठीक है, गांव है तो निम्नतर स्तर यही था। और शेर शाह सूरी के समय पे मतलब गांव स्तर, निम्नतर स्तर तो कई शासकों में रहा, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर नाम आपको याद रखना है,
कि इसको मौजा बोला जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा 1570 में बनवाया गया और 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन भी सही है। गलत पूछा था, ये ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएगा। क्लियर है। बाकी हुमायूं के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। हुमायूं का कार्यकाल थोड़ा सा बताइए। बाबर के बाद आए थे। बाबर 1530 में कहानी खत्म हो जाती है बाबर की, 1530 में एंट्री हो जाती है हुमायूं की और 1566 तक। मतलब इतना लंबा कार्यकाल नहीं था इनका, ये बीच में भाग गए थे, है ना, और फिर बाद में फिर आ गए थे, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर शेरशाह सूरी भी था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का भी खौफ था अच्छा खासा। इनके युद्ध के बारे में पूछा जाता है, जैसे कालिंजर का युद्ध, ये 1531, याद रखें। हुमायूं के जो युद्ध हैं 1531, कालिंजर का युद्ध, और इसके बाद चौसा के युद्ध हम लोग पढ़ते हैं 1539। ठीक है, ये चौसा का युद्ध था। और 1540 युद्ध पढ़ते हैं हम लोग बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम 1540 बिलग्राम, 1539 चौसा और 1531 कालिंजर। ठीक है, कालिंजर पर आक्रमण हुआ था 1531 में। ये कालिंजर का जो फोर्ट है ये देख रहे हैं, ये बांदा में है। ठीक है, बांदा। कर लेंगे इस प्रश्न को। चलिए फिर नेक्स्ट कीजिए। 91 देखिए। 91 में अकबर के बारे में बताइए। पहला स्टेटमेंट है थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। ये बात सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। थॉमस रो हम लोग पढ़ते हैं जहांगीर के काल में, है ना। जहांगीर के दरबार में आया था थॉमस रो, अकबर के दरबार में नहीं। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज था राल्फ फिंच। ठीक है, राल्फ फिंच। तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात है उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। ये भी गलत है। 1601 की अगर बात करें तो ठीक है, 1601 का जो अभियान था ये अंतिम था, लेकिन ये खिलाफ था, ये विरुद्ध था असीरगढ़ के। ठीक है, असीरगढ़ खानदेश। तो गोलकुंडा गलत हो गया यहाँ पे। दोनों बातें यहाँ पे गलत हो गई। सही पूछा था, सही कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल बताइए जल्दी से अकबर का। 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1605 में मृत्यु हो जाती है। और ये जब एंट्री करते हैं 1556 में, तो 1556 में जान ही रहे पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई से ही एंट्री हुई थी अकबर की। खैर उस समय छोटे थे और उस समय इनके सेना के जो सेनापति थे वो बैरम खान था, तो सारी चीज़ें वही करता था। देखें नेक्स्ट करें। 92 देखें। सूची है और यहाँ पे मिलाना है, तो अभी ये एक अलग अलग पेज पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में पहले। ठीक है, देखें जो जिसका जैसा काम है मैं लिख ही दिया हूँ, सामने लिख दिया हूँ। बाकिया नवीस ये न्यूज़ रिपोर्टर हुआ करता था। ठीक है, इसका काम न्यूज़ रिपोर्टिंग वाला था। दरोगा ये डाक, ये संचार माध्यम था, ये कम्युनिकेशन मीडियम था। मुकद्दम तो अभी भी गांव में बोला जाता है कि आप लोगों ने सुना होगा बुजुर्गों के मुंह से, मुकद्दम यानी ग्राम का मुखिया। और चौथा ऑप्शन है मुतसद्दी, ये बंदरगाह का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, पोर्ट गवर्नर। तो यही सही मिलाना, जो जैसा था उसका उसके सामने लिख दिया हूँ, हो जाएगा। ठीक है, देखें 93। यहाँ पे अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में पूछा है, कौन सा गलत है। अकबर अभी देखा आपने 1556 से 1605, यही था। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अकबर के भू राजस्व में, इन्होंने भूमि को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया था। ठीक है, ये 4 श्रेणियाँ थी। एक पोलेज के नाम से थी, दूसरी पड़ती थी, चाचड़ थी, और चौथी कैटेगरी थी बंजर। पोलेज कैटेगरी ऐसी थी जिस पर हर वर्ष खेती की जाती है। ठीक है, हर वर्ष खेती की जाती है। पड़ती भूमि ये 2 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी, पड़ती कैटेगरी में जो भूमि आती थी। और चाचर कैटेगरी की जो भूमियाँ थी, यानी इसको ऐसे भी कह लीजिए कि जिन भूमि पर 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी वो चाचर है। ठीक है, उसको चाचर बोला जाता था। और 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष से अधिक वर्षों में एक बार खेती हो रही है किसी ज़मीन पर, तो उसे फिर बंजर बोला जाता था। ठीक है, ये 4 कैटेगरी थी। अब बी ऑप्शन में देखिए, इन्होंने लिखा है चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, तो गलत है। चाचर में 3 या 4 वर्ष, चाचर से 4 वर्ष याद रखें। ठीक है, पहला स्टूडेंट पढ़िए। देखो भू राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, खासतौर से अकबर के बारे में, तो आप काफ़ी यहाँ पे सुधार देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। इंग्लिश में भी दहसाला लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। इसमें देखो दह से समझ में आ रहा है कि 10 साल की बात हो रही है, यानी दहसाला में ये हुआ करता था कि राजस्व का जो कलेक्शन था ये पिछले 10 वर्षों के आधार पर मूल्यांकन होता था। ठीक है, यानी भूमि
का जो औसत उपज पिछले 10 वर्षों में हुआ करता था, उसी के बेसिस पे तय करते थे। तो ये एक सुधार था, ठीक है, मतलब रिसेंट प्राइस पर नहीं होता था ताकि किसानों को ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। तो ये एक इम्प्रूवमेंट था। तो पहली बात सही है। दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली अगर पूछे किससे संबंधित है, अकबर लगा देना। सी ऑप्शन में लिखा है अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, दृष्टिकोण उदार था तभी तो ये इंप्रूवमेंट हुए। डी ऑप्शन में बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व की मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी। ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा था, गलत हम लोगों ने देख लिया। बी ऑप्शन, चाचर भूमि यानी 3 से 4 वर्षों में जिस पर खेती की जाती थी वो भूमि चाचर भूमि थी। कर लेंगे। चलिए 94 देखें। इस मंदिर को देखिए, गोविंद देव मंदिर, इसके बारे में इंटरेस्टिंग है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1590 में। बहुत पुराने समय की बात हो रही है। एक राजा हुआ करते थे, आमेर के राजा, राजा मान सिंह। ठीक है, और आप इस बात से तो बिल्कुल आश्चर्य हो जाएंगे कि इतने पुराने समय में यानी 1590 में इस मंदिर की जो लागत थी वो 10 करोड़ रुपए थी। 10 करोड़ रुपए से ये राजा मान सिंह ने बनवाया था। लेकिन बाद में फिर औरंगजेब का जब शासनकाल आता है तो उसने ये लूट लिया था इस मंदिर को। ठीक है, तो ये जो मंदिर बना है ये वृंदावन में बना है। ठीक है, वृंदावन में। तो यहाँ पे नासिक है इसके सामने, तो ये गलत मैच है। ठीक है, ये गलत मैच हो गया पहला। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है। एतमा उद्दौला जो मकबरा है ये भी आगरा में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अकबर ने बनवाया था। ये आनंद महल है। ठीक है, इसको आनंद महल के नाम से भी जाना जाता था। देखिए 95, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन लिखा है फैजी। फैजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये अबुल फजल के भाई थे। ठीक है, अबुल फजल के ये भाई थे और उन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, लीलावती ये मैथमेटिक्स की बुक थी। तो फैजी के बारे में आपको ध्यान रखना है, लीलावती। ठीक है, लीलावती। अब्दुल रहीम खाने खाना का संबंध अभी आपने बाबरनामा का फारसी अनुवाद से देख लिया। फैजी का संबंध लीलावती के फारसी अनुवाद से देख लिया। और अबुल फजल दूसरे ऑप्शन में है ही, तो इन्होंने अकबरनामा लिखा। ठीक है, आईने अकबरी लिखी। और चौथे ऑप्शन में मिर्ज़ा अजीज़ कोका लिखा है, ये अकबर के भाई थे। ठीक है, चलिए 96 देखें। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं आपके पास। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये पहली बात सही है, ये बिल्कुल सही है। डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया, यानी विजयनगर साम्राज्य में आया, तो पगला गया था देख के कि भाई ऐसा भी कोई राजा हो सकता है, ऐसा भी साम्राज्य हो सकता है। क्योंकि वहाँ की विजयनगर साम्राज्य एक अपने आप में भव्यता और वैभव के लिए जाना जाता था, है ना। और राय साहब इनके पास 10 लाख की सेना हुआ करती थी, तो वैसे दूर भागता था इंसान। तो ये पहली बात ठीक है। दूसरी बात है, ये फ्रैंकोइस वर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया। एक कैंप क्यों बोल रहा है यहाँ पे मुगल शहरों को? कैंप बोलने का कारण ये था कि ये जिस पर्पज से आया था उसी पर्पज का ये नाम मिलता जुलता है, कैंप, है ना। कैंप जैसे कुछ भी दवा कराने के लिए कैंप लगते हैं, गांव में लगते हैं, शहरों में लगते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में लगते हैं ना, कि आज कैंप लगा है चलो इलाज करा लो। तो ये भी एक डॉक्टर था, मरहम पट्टी करता था। ठीक है, ये आया था शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में आया था। और ये मतलब प्राइवेट चिकित्सक भी था औरंगजेब का। तो उसी के चलते ये कैंप टाउन इसने लिखा है। बी ऑप्शन भी ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, वर्नियर किनके शासनकाल में था? औरंगजेब। औरंगजेब पहला तो उसी के लिया। डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय लिखा है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन। देखिए 97, सूफीवाद में सुहर, इंग्लिश में भी देख लेना। सूफीवाद में सुहर का अर्थ क्या है? जैसे ये रिजालत शब्द हुआ, जियारत शब्द हुआ, मुरीद शब्द हुआ। तो ये अपने आप में ऐसे शब्द हैं जो मतलब आपस में जोड़ सकते हैं इंसानों को। अब यहाँ पे स्वर की बात हुई है, तो स्वर का मतलब था टू ऑब्जर्व टॉलरेंस। ठीक है, सहिष्णुता का पालन करना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन में लिखा है मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पण, इसके लिए शब्द हुआ करता था। सूफीवाद में शब्द है एक रिजा। ठीक है, काट के द्वारा लिख दे रहा हूँ, रिजा। चलिए 98 देखें। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही में कौन सा निम्नलिखित में से सही क्रम है? मौजा तो अभी देखा था आपने, मौजा का मतलब गांव था, और किस शासन से संबंधित था? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो आप वहाँ पर दूसरी डायनेस्टी पढ़ेंगे, यहाँ पे आप मराठा में भी पढ़ रहे हैं मौजा, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और हमारा इसी शब्द से उत्तर मिल गया है ना। मौजा का शब्द हम लोग जानते हैं गाँव, तो यही निम्नतर स्तर हो गया। ठीक है, तो सबसे चूंकि आरोही में पूछा है, आरोही मतलब इंक्रीमेंटल ऑर्डर में पूछा ना, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा जो होगा वो लास्ट में होगा, यानी प्रांत स्टेट जो है वो सबसे लास्ट में होगा। तो प्रांत सबसे लास्ट में, ए ऑप्शन में ही दिख रहा।
सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे मौजा दिखा रहा है। डी ऑप्शन भी गलत हो गया, परगना भी गलत हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है? मौजा हो गया यानी गांव हो गया, उससे बड़ा परगना हो गया, उससे बड़ा फिर ये तरफड़ प्रांत हो गया, फिर सबसे बड़ा प्रांत हो गया। तरफड़ प्रांत यानी ये तरफ है, ठीक है। तरफ, तरफ का भी मतलब ये परगना से बड़ा एरिया जो होता था इसको तरफ बोला जाता था, यानी परगना से बड़ा और प्रांत से छोटा। देखा 99 मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था। ये मोदी आज के मोदी जी मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है मोड़ी, ठीक है, मोड़ी लिपि। मोड़ी का मतलब है टूटी हुई, ठीक है, टूटी हुई। तो टूटी हुई क्या? टूटी हुई स्क्रिप्ट, टूटी हुई स्क्रिप्ट की बात हो रही है। इस शैली को यूज किया जाता था, इस लिपि को यूज किया गया है मराठा में, ठीक है, मराठा डॉक्यूमेंट्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मोड़ी लिपि, इसको मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, मुड़िया लिपि, ध्यान रखना। चलिए 100 देखिए। विद्वान एक तरफ हैं और उनकी फिलॉसफी एक तरफ है। देख लीजिए जल्दी से कौन सा सम्मिलित नहीं है। शंकराचार्य सही मैच है। अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, निम्बार्क द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य द्वैतवाद नहीं थे, ये शुद्धाद्वैत थे, ठीक है, शुद्धाद्वैत मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, गलत पूछा था। देखें 101, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख चुके हैं। जैसे इसमें हम लोग संधियाँ पढ़ते हैं, चारों युद्धों के बारे में संधियाँ पढ़ते हैं, किन किन संधियों के द्वारा ये युद्ध या फिर वॉर खत्म हुए। टाइम फ्रेम पढ़ते हैं और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था हर एक युद्ध में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखी हैं। इसी टेस्ट सीरीज में ही शायद शुरुआत के क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को फिर इन शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन पढ़िए। टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। ये 1799 में हमेशा याद दिलाता रहता हूँ आपको। 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी और सबसे लास्ट वाले वॉर में हुई थी, चौथे में, ठीक है। और तीसरे में इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। तो तीसरे आंग्ल मैसूर में कौन था? लॉर्ड मिंटो तो नहीं था, है ना। आंग्ल मैसूर में तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो ये गलत हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो नहीं पूछा होगा, ठीक है। मुझे लगता है इसमें प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, डिटेल से हम लोग पढ़ें। संधि जरूर पढ़ लेना, ठीक है, चारों जो संधियाँ हैं। चलो मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ जल्दी से। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये किस संधि से समाप्त होता है? मद्रास की संधि, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंगलोर की संधि होती है। पहले मद्रास की संधि होती है पहले वॉर में, दूसरे वॉर में मैंगलोर की संधि होती है। तीसरी संधि है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथी संधि होती है जब टीपू सुल्तान इनकी मौत हो जाती है यहाँ पे, और सब कुछ अंग्रेज लूट लाट लेते हैं ना, सब जब्त कर लेते हैं। सहायक संधि फिर आ जाती है, फिर बचता ही क्या है, फिर कोई संधि का कोई सीन ही नहीं है। तो यही ध्यान रखना है तुम्हें। मद्रास संधि याद रखना है, मैंगलोर संधि याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम की संधि याद रखना है। क्लियर है? चलिए 102 देखिए। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार क्रम में ये व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर व्यवस्थित कीजिए भाई। पिंडारी वॉर, टाइम फ्रेम मैं लिख दे रहा हूँ 1817 से 1818, ठीक है। अर्काट का युद्ध, अर्काट एक जगह का नाम है, ठीक है। ये एक नवाब हुआ करते थे, चंदा साहेब, इन्हीं की कैपिटल हुआ करती थी अर्काट। कर्नाटक की जगह है, कर्नाटक को ही समझ लीजिए आप, ठीक। ये 1751 की बात है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे थे। प्लासी का युद्ध, ठीक है, ये तो आसान है, 1757 हो गया। यहाँ पे भी रॉबर्ट क्लाइव लिख दीजिए, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक वॉर पढ़े ना, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा है। 1740 से 1748 ये पहला कर्नाटक वॉर हुआ था, ठीक। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये टाइम फ्रेम में ला लीजिए, तो जो ऑप्शन होगा देख लेना। देखें 103, सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़िए पहला स्टेटमेंट, गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी, जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। ये गलत है, ठीक है। गुरु नानक का ये काम नहीं था, ये गुरु रामदास का काम था, ठीक है। रामदास ने रामदासपुर की स्थापना की थी, आधारशिला रखी थी, जिसका वर्तमान नाम अभी अमृतसर है, ठीक। तो पहली बात गलत होगी। दूसरी बात है, गुरु अंगद ने लंगर की अवधारणा पेश की, ये किसका काम था? ये काम था गुरु नानक का, ठीक है, गुरु नानक का, अंगद साहब का नहीं था। तीसरा ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा की जो गुरमुखी लिपि थी इसको लोकप्रिय बनाया, ये अर्जुन देव ने नहीं किया था, ये काम था गुरु अंगद का, ठीक है। तीसरी बात भी गलत होगी। गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाही की उपाधि धारण की, ये बात ठीक है। हरगोविंद ये जो थे गुरु हरगोविंद,
इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था, इन्होंने सिखों को क्या कर दिया, सिखों को सैन्य समुदाय में बदला। ठीक है, सिखों को सैन्य समुदाय में बदला। देखें 104, शिवाजी के शासनकाल में सर नौबत क्या था। आसान सा प्रश्न है, हम लोग कैबिनेट पढ़ते हैं इनकी, अष्टप्रधान जिसे बोलते थे। अष्टप्रधान में 8 लोग हुआ करते थे, जिसमें से प्रधानमंत्री बोला जाता था पेशवा को। ठीक है, और यहाँ पे बात की गई है सर नौबत। सर नौबत यानी मिलिट्री कमांडर, सैन्य कमांडर आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी अमात्य। अमात्य यानी अकाउंटेंट हुआ करता था ये। ठीक है, एक पोस्ट है सुरनबीस। ठीक है, सुरनबीस। मैं 8 को रिवाइज करा दे रहा हूँ शुरुआत से। पहला नंबर पेशवा है। ठीक है, पेशवा यानी ये कैबिनेट का सुप्रीम था, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर की तरह इसको सोच लीजिए, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। दूसरी पोस्ट थी ये सेनापति यानी सर नौबत। तीसरी पोस्ट है अमात्य, जिसे अकाउंटेंट अभी आपने देखा। चौथी पोस्ट है वाक्यानबीस, जिसे खुफिया और पुलिस संबंधित ये मामले देखता था। पांचवी पोस्ट है सुरनबीस। सुरनबीस, सुरनबीस बोल लीजिए या फिर सचिव बोल लीजिए। ठीक है, सचिव तो नहीं लिखेगा ना, सचिव के नाम से नहीं पूछेगा आपसे, सुरनबीस के नाम से पूछेगा, तो ये सचिव था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है सुमंत। ठीक है, सुमंत, सुमंत अक्सर पूछा है। सुमंत यानी ये विदेश मामलों के, ये विदेशी मामले जो थे उनको देखता था। सातवीं पोस्ट है जस्टिस। ठीक है, न्यायाधीश, आसान है न्याय देने वाला, ये जस्टिस हो गया। और लास्ट पोस्ट अष्टप्रधान में थी पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव कौन था, ये चर्च संबंधी मामले देखता था, दान संबंधी मामले देखता था। हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में महालेखाकार लिखा है, अकाउंटेंट जनरल, यानी ये किसकी बात हो रही है, अकाउंटेंट जनरल की, अमात्य की बात हो रही है। 105 है, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। शुरू करते हैं यहाँ से मुर्शीद कुली खान से। ठीक है, मुर्शीद कुली खान शुरुआत में रहते हैं 1700 के आसपास। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं सरफराज खान। ठीक है, ये अयोग्य शासक था सरफराज खान। इसकी मृत्यु कर दी जाती है अलीवर्दी खान के द्वारा। ठीक है, अलीवर्दी खान सरफराज खान को मार देता है और फिर ये गद्दी पे बैठ जाता है, और इसी ने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला कौन थे, ये अलीवर्दी खान का पोता था। 106 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है, सक्सेसर स्टेट नहीं है, जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया। देखिए, आपने जब मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं आप, तो डिक्लिनेशन पढ़ते हैं, है ना, डिक्लाइन पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ते हैं, तो 3 तरीके से राज्यों का निर्माण होता है। 3 श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं। पहली श्रेणी उत्तराधिकार स्टेट पढ़ते हैं, सक्सेसर स्टेट। दूसरी श्रेणी पढ़ते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट। तीसरी कैटेगरी थी न्यू स्टेट की। ठीक है, ये सक्सेसर स्टेट वो स्टेट थे जो मुगल प्रांत थे एक समय पे, लेकिन साम्राज्य से अलग हो गए। ठीक है, वो सेपरेट स्टेट हो गए, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद हुआ। इंडिपेंडेंट स्टेट की अगर बात करें तो ये वो स्टेट थे जो मुगल नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ठीक है, या फिर मुगल प्रशासन जब कमज़ोर हुआ तो एक इनस्टेबिलिटी आ गई, उस इनस्टेबिलिटी के कारण जो एग्जिस्टेंस में आए स्टेट्स, वो फिर इंडिपेंडेंट स्टेट हुए, जैसे मैसूर, राजपूत। न्यू स्टेट्स में ऐसे स्टेट थे जो विद्रोही थे। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित किए गए थे, जैसे मराठा, सिख और जाट राज। तो यहाँ पे देखा आपने, अवध, बंगाल और हैदराबाद ये तो सक्सेसर स्टेट थे। मैसूर जो है ये सक्सेसर स्टेट नहीं था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 107 है, अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अहमदनगर सल्तनत यानी निजाम शाही वंश की बात हो रही है, निजाम शाही वंश का शासन था। ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, बुरहान निजाम शाह प्रथम के द्वारा अहमदनगर सल्तनत की स्थापना की गई थी। देखें 108वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था। आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए, नागालपुरम जो है ये एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी माँ के नाम पर ये इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, जिनका नाम है कृष्णदेव राय। इनको समझ रहे होंगे, विजयनगर साम्राज्य के ये शासक थे। विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारी डायनेस्टी ने काम किया, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, जिसमें से एक वंश हुआ करता था तुलुप वंश। ठीक है, तो ये कृष्णदेव राय साहब जो थे ये तुलुप वंश से संबंधित थे। ठीक है, इसी के शासक थे, इसी डायनेस्टी के शासक थे। इनकी एक बुक बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, अमुक्त माल्यात। ठीक है, अगर पूछा जाए ये किसके द्वारा लिखी गई है तो लगा देना कृष्णदेव राय। देखें 109, गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। गोलकुंडा सल्तनत पर तो ये कुतुब शाही राजवंश हुआ करता था, है ना, इसकी कैपिटल गोलकुंडा थी। उसके बाद फिर इन्होंने ट्रांसफ़र की थी अपनी कैपिटल को हैदराबाद, तो यहाँ पे कुतुब शाही राजवंश हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। फिर जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं तो उसमें औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पे साउथ में चढ़ाई की थी। ठीक है, तो गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था औरंगजेब ने भी 1687 में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा किया तो
उस समय पर राजा हुआ करता था अबुल हसन कुतुब शाह। इनका नाम बताना जरूरी है, अबुल हसन कुतुब शाह। अगर पूछा जाए कि बाल संत किसे कहा जाता था तो लगा देना अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है। ये कुतुब शाही राजवंश के शासक हुआ करते थे और उस समय पे थे जब औरंगजेब ने चढ़ाई की थी, ठीक है, 1687 में, 1687 में। चलिए 110 देखिए, बहमनी राज्य के संदर्भ में बताइए। सबसे पहले तो बहमनी साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे उनके नाम देखिए। दो नामों का जिक्र है प्रश्न में यहाँ पे, अलाउद्दीन बहमन शाह और दूसरा नाम है फिरोज शाह बहमनी, ठीक है। एक बात यहाँ से सीख ली, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का जो सामंतवादी प्रारूप था इसको अपनाया, ठीक है, फ्यूडलिस्टिक, ठीक है, ये इन्होंने अपनाया था। दूसरा है दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वैधशाला बनवाई गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े कठिन हो जाते हैं ना, एक एक फैक्ट याद रखना सब शासकों के बारे में तो थोड़ा सा कठिन है। बस वही है कि बार बार रिवाइज करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाता है याद रखना, नहीं तो ये फिर स्किप कर जाता है माइंड से। अगर हम लोग 4 स्टेट की बात करें जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, ये एक बड़ा राज्य हुआ करता था। इस बड़े राज्य को इन्होंने 4 भागों में बांटा था। अभी जो 4 नाम लिए हैं ये 4 भाग यही हैं, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। एक काम किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने, अपने राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया था, 4 प्रांतों में डिवाइड किया था। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों बातें सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखें 111, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उपविजेता रहा? यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो देख लीजिए जल्दी। सबसे पहले तो ये बताइए हॉकी विश्व कप 2023 ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? ये आपको याद रखना है, उड़ीसा में हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है। और विजेता रहा है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। और उपविजेता रहा है बेल्जियम, जर्मनी ने हराया है बेल्जियम को। तो रनर अप कौन रहा? बेल्जियम। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे आपने 3 क्वेश्चन सीख लिए हॉकी विश्व कप में। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में। विनर कौन रहा? जर्मनी। और रनर अप कौन रहा? बेल्जियम। चलिए 112 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस, जो गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया? गेमिंग का आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो टॉप गेमर्स हैं इंडिया के, है ना, उनके साथ मीटिंग भी की है, तो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। और ये पहला भी है तो इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया शिलोंग में। शिलोंग करेक्ट आंसर है। 113 देखें, भारत के 78 यानी 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? एक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से याद रखते जाइए इनको। कौस्तव चटर्जी, ठीक है, 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये वेस्ट बंगाल के चटर्जी हैं, तो लगा ही लोगे वेस्ट बंगाल। वैसे जगह नहीं पूछा जाता है, नाम ही पूछा जाता है। 114 है, निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार करें। मुलायम सिंह यादव हैं, श्रीनिवास वर्धन है और जाकिर हुसैन है। उपरोक्त में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण बड़ा प्राइज होता है, ठीक है, बड़ा अवार्ड होता है, बड़ा सम्मान होता है, तो इंपॉर्टेंट प्राइज है, ठीक है। पद्म कितने ये पद्म प्राइज होते हैं, पद्म अवार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, जल्दी से बताइए कौन सबसे बड़ा? तो यही हो गया पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर सबसे लास्ट में पद्म श्री, ये होते हैं। और ये पद्म जो पुरस्कार हैं 2023 के हैं। सबसे पहला नाम है श्री बालकृष्ण दोषी, इनको तो जान रहे हैं ना, इनको तो बहुत बड़ा प्राइज़ भी मिला है क्योंकि ये आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट का जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है वो भी इनको मिला है, और इनको पोस्थुमसली मिला है ये प्राइज़, ठीक है। पद्म विभूषण पोस्थुमसली मिला है, नहीं मरने के बाद मिला है, मरणोपरांत मिला है। दूसरे इंसान है जाकिर हुसैन, पहले इंसान थे हम लोगों ने देखा बालकृष्ण दोषी, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, ये पद्म विभूषण का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरे यहाँ पे हैं SM कृष्णा, चौथे इंसान है श्रीनिवास वर्धन, 5 में हैं दिलीप महानवोलिस, इनको तो जान रहे होंगे ना, दिलीप महानवोलिस, इनको भी पोस्थुमसली मिला है। मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ जिनको पोस्थुमसली मिला है, ठीक है, बालकृष्ण दोषी और दिलीप महानवोलिस जो हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 के पद्म विभूषण में कितने लोगों को पोस्थुमसली ये मिला है, या फिर ऐसे व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। तो 2 ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन सेट कर देगा। तो याद रखना है ये बालकृष्ण दोषी साहब और दिलीप महानवोलिस। और छठवें इंसान है मुलायम सिंह यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव। तो सॉरी, ये अभी मैंने बोला 2 लोगों को पोस्थुमसली मिला है, 2 लोगों को नहीं 3 लोगों को मिला है। ये मुलायम सिंह यादव भी पोस्थुमसली की कैटेगरी में है, तो 3 लोग हो गए पोस्थुमसली, ठीक है। तो यहाँ पे मुलायम सिंह यादव भी हो गए, श्रीनिवास वर्धन भी हो गए और जाकिर हुसैन भी हो गए। तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं, हो जाएगा।
और ये जो महालनोबिस पढ़ रहे हो ये पीसी महालनोबिस नहीं है, ठीक है, वो अलग हैं, वो सांख्यिकी के फील्ड के इंसान थे, ठीक है, ये अलग हैं, ये मेडिसिन के फील्ड के हैं, ये डॉक्टर है। चलिए 115 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? इंग्लिश देख लीजिए क्या लिखा है, वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है केरल, ठीक। और ताड़ का जो तेल है ना, ताड़ का जो तेल है ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मार्च की पीडीएफ में बहुत अच्छा इस पर आर्टिकल आया था, तो मैं उसको डिस्कस करूँगा मार्च की पीडीएफ जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, इसके बाद वही आपको वीडियो मिलेगा, तो वहाँ पर सीख लीजिएगा। ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल बोलते हैं इसे। देखें 116, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया? टेंट सिटी ये क्या है? ये सिंपल पर्यटन से संबंधित है, ठीक है, टूरिज्म से संबंधित है, और इसका उद्घाटन हुआ है वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से इसका है ना आंसर, वाराणसी। 117 देखा, निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाले जो हैं ना ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित, ये फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा स्टेट ऐसा है? केरल ऐसा है, ठीक है, फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। 118, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 17th PBD बोलते हैं ना, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया? जल्दी से बताइए, आसान, इंदौर। मनाया कब से कब जाता है? 8 से 10 जनवरी, 8, 9, 10 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को होता है ना, लेकिन सम्मेलन वो 1-2 दिन आगे पीछे करके सेलिब्रेट करते हैं। देखें 119, निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ होगा? ये मार्च 2024 का करंट अफेयर्स है, मार्च की पीडीएफ में मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है हुगली, ठीक है। और ये अंडर वाटर मेट्रो है, ठीक है, नदी के नीचे टनल बनाई गई हैं, तो उसके अंदर से फिर एक ट्रेन चलेगी। अब वो कितनी लेंथ पे, मतलब कितनी गहराई पे ये सब है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है, हुगली नदी। 120 है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है, ये कहाँ पे है? इसका उद्घाटन किया है अभी राजनाथ सिंह साहब ने, रक्षा मंत्री जो है हमारे। इसका उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 121, तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार कहाँ का है? बताइए, ये नेपाली त्यौहार है, ये बेसिकली नेपाली और बौद्ध त्यौहार है, ठीक है, नेपाली बौद्ध, नेपाल में मनाया जाता है। फिर इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 122, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? ये पुराना करंट अफेयर्स है बट इंपॉर्टेंट है अभी भी, कोल्लम, ठीक है, कोल्लम। कहाँ का है ये? कोल्लम, केरल का है, पहला संविधान साक्षर जिला। 123, विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये राउरकेला में उद्घाटन किया गया है, पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है ना, इंपॉर्टेंट। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। राउरकेला से काउंसलिंग याद आ गई इंजीनियरिंग की, बहुत समय हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। NIT राउरकेला, यहाँ पे ब्रांच सही से नहीं मिली थी, ब्रांच मिली थी सेरामिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसको फिर स्किप कर दिया था, चूज़ नहीं किया था, लॉक नहीं किया था, तो फिर इधर फिर NIT इलाहाबाद मिल गया था, तो यहाँ से फिर शिक्षा बड़ी है आगे, M.Tech वाली। 124 देखें, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया है? इनका तो 3 कैपिटल प्लान चल रहा है ना, आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल रहेंगी यहाँ पे, नवीन कैपिटल जो है वो विशाखापट्टनम है। 125 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोएशिया, करेक्ट आंसर है क्रोएशिया। मैप रखें पास में, तो क्रोएशिया को खोलिए और आसपास की चीज़ें देखिए, तो कम से कम 5 से 8 चीज़ें और सीखेंगे आप लोग। 126, हाल ही में पृथ्वी मिसाइल द्वितीय खबरों में थी, यह क्या है? पृथ्वी मिसाइल क्या है भाई? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 127, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य ने प्रस्तुत की है, बताएं? उत्तराखंड ने। पहला स्थान उत्तराखंड का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो थीम था वो क्या था? अयोध्या का जो दीपोत्सव प्रोग्राम था वो थीम थी, और महाराष्ट्र की जो थीम थी वो 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति थी,
उत्तराखंड जो पहले स्थान पर आया, इसकी थीम थी मानस खंड थीम, ठीक है, मानस खंड थीम। चलिए 128, निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 128 बताएं। अब यहाँ पे शब्द को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे गीतकार पूछा है, गीतकार यानी गायक मत समझ लेना, ठीक है, सिंगर मत समझ लेना। गीतकार यानी लिरिसिस्ट, इंग्लिश में लिखा है लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट मतलब जो गाना लिखता है। तो गाना लिखा है चंद्रबोस ने, ठीक है। और गाने वाले कौन थे? गाने वाले थे राहुल शिल्पीगुंज और काल भैरव, जो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये गायक हैं, ठीक है। और पहले ऑप्शन में जो लिखा है M कीरावनी, ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, ये इनका निर्देशन था संगीत में। और एस राजामौली तो ये जान ही रहे हैं, तो डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीखे आपने। लिरिसिस्ट चंद्रबोस साहब हो गए, म्यूजिक डायरेक्शन कीरावनी का हो गया, और सिंगर शिल्पीगुंज और काल भैरव। 129, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? ये तो लगा ही लेंगे, है ना, शुभमन गिल, बी ऑप्शन करेक्ट है। 130, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? रिकी केज, करेक्ट आंसर है रिकी केज। इनका एल्बम था डिवाइन टाइड्स, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइन टाइड्स। चलिए 131 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मुंबई में। नेक्स्ट कीजिए, किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता? देखो सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इनके बारे में क्या है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पहली बात। और दूसरा जो है, जो इनकी फील्ड है, जो इनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, लेकिन ये शौकीन जो हैं ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। चलो 133, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2023 में भारत के स्थान बताएं जल्दी से। IP में क्या स्थान है? 42 है, ठीक है, 42। इंडेक्स वगैरह वैसे कम पूछ रहा है आजकल PCS, है ना, फिर भी याद तो रखना ही होता है। 134 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इनके चेयरमैन बताइए। अजय बांगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 135 देखिए, यहाँ कुछ पर्सनालिटी हैं, उनकी एसोसिएटेड फील्ड है। सबसे आसान तो यही दिख रहा है, रचित रविंद्र, ये तो क्रिकेटर हैं, और इनके सामने शतरंज लिखा है, तो ये तो गलत है। कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। जैस्विन एल्ड्रिन, ये लॉन्ग जंपर है। मैं यहाँ पे इमेज लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, नहीं तो ये याद होने वाले नहीं है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये भारतीय खेल निशानेबाज है, ठीक है, ये शूटर है। तो ABC सही मैच है, D ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच है, गलत ही पूछा था। 136, बिग्नेश NR खिलाड़ी किस फील्ड से हैं? बताएं। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं बिग्नेश। 137, निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की है ये किताब, और ये तो अवार्डी भी रह चुके हैं ना, बुकर प्राइज़ के, बुकर अवार्ड के। इनका एक उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके लिए इनको मिला था। 138 देखें, यायात सो झील हाल ही में चर्चा में रही, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। कई बार मैप से भी आपको दिखाया है, यहाँ पर भी मैप लगा दूंगा तो देख लीजिएगा। और इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसका आप डिवीज़न देखेंगे तो ये कुछ हिस्सा इसका लद्दाख में आप पाएंगे, कुछ हिस्सा आप इसका चीन में पाएंगे, और ये डिस्प्यूटेड रहती है हमेशा, इस वजह से न्यूज़ में बनी रहती है। 139, इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता? अब बाफ्टा पुरस्कार देखिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये फिल्म है जिसने बाफ्टा पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में। चलिए 140, नीति आयोग के नए CEO बताएं। अभी प्रेजेंट में कौन है? BBR सुब्रमण्यम। चलिए नीति कमीशन के बारे में कमेंट करके बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये किस तरह की बॉडी है ये बताइएगा, ठीक है। 141 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी बताइए। ये सौराष्ट्र ने जीती है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया? ईडन गार्डन्स में खेला गया था, कोलकाता में। 142, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम बताना है यहाँ पे, विषय बताइए। विषय है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, B ऑप्शन ठीक है। 143, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास
आयोग, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में भी, ये क्या हो जाएगा इंग्लिश का, कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट है ना, इस तरीके से कुछ होगा निम्नलिखित में से। अच्छा लिखा तो यहाँ पे कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इंग्लिश में लिखा है साइड में, इंग्लिश वर्जन में। 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रुचिरा कंबोज, सी ऑप्शन। सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रुचिरा कंबोज। देखें नेक्स्ट, देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये जो 4 ओपन होते हैं, अब याद तो करके जाते ही हैं ना हमेशा ही, बट आते नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है। बेसिक हो गया इसलिए क्योंकि सभी पढ़ते हैं, तो जो सब पढ़ते हैं वो नहीं आता है, और थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी हुआ है पीसीएस का। बताइए जल्दी से, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ये जोकोविक ने जीता है, ठीक है। ये 4 ओपन जो है, सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद फिर विंबलडन होता है, और फिर यूएसए ओपन होता है। यही होता है ना ऑर्डर, यानी साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, सबसे साल के अंत में यूएसए ओपन होता है। चलिए 145 देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। लिथियम के भंडार जल्दी से बताइए कहाँ पे है? रियासी, रियासी कहाँ की जगह है? जम्मू कश्मीर की रियासी ऐसी जगह है जहाँ पे लिथियम के भंडार पाए गए। आसान भी है ना। 146 अगेन इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? नया नाम क्या है? अमृत उद्यान, ठीक है, अमृत उद्यान। देखें नेक्स्ट क्या है, भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए यहाँ पे ऑपरेशन पूछा है जो भारत के द्वारा शुरू किया गया था। बताइए जल्दी से, ऑपरेशन दोस्त था, है ना, ऑपरेशन दोस्त। चलिए 148 द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मेघनाथ देसाई, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े। देखें 149 तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता था? ये एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज होती है, ठीक है, किस किस के बीच में? ये राष्ट्रीय सुरक्षा जो हमारा गार्ड है ना, तटरक्षक यानी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरी तरफ है अमेरिकी विशेष अभियान बल एसओएफ, यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स, बी ऑप्शन, ठीक है। देखें लास्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे WWD 2023 का विषय जल्दी से बताएं। 2023 का पूछा है, ठीक है, 2023 का वेटलैंड रिस्टोरेशन, क्योंकि अब तो 24 का भी हो गया, 2024 का भी हो गया है ना। कब ऑब्जर्व किया जाता है? डे बताइए जल्दी से। 2 फरवरी। अब 2024 का भी फरवरी निकल गया, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए थीम क्या है, ठीक है, थीम बताइए कमेंट करके। तो ये टेस्ट 1 हुआ है, ठीक है, अभी हमसे जो हो पाया है वो 1 हो पाया है, इसके बाद फिर दूसरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो मिलेगा वो मार्च का पूरा करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, वैसे 3rd वीक तक तो है ही आपके पास पीडीएफ, 4थी भी बन गई है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके वीडियो भी डाल दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।